कोमल बहन, देखो तो ये बादल कव्वा आधी रात को मलका सवित्री के कमरे में क्या कर रहा है, और उसके पंख में वो चमकता हुआ क्या है। तोते भैया चुप कर जाएं, वो शाही माला है। ये जादुई माला लेकर बादल कव्वा पूरी जंगल पर राज करना चाहता है। रात को जब मैं मलका को भोजन देने आई थी तो बादल को देखा था मैंने। वो पानी में कुछ दवा मिला रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया। वो ये माला चुराना चाहता है ताकि वो नीली कवि के साथ मिलकर इस जंगल का बादशाह बन सके। लेकिन कोमल बहन, हम नौकरों की बात भला कौन सुनेगा। अगर बादल को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। हाँ तोते भैया, बस मैं भी इसीलिए चुप रही। लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह हो जाती है। जब मलका सवित्री सोकर उठती है तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जब सब पक्षी इकट्ठे होते हैं तो बादल का बा शोर मचा देता है। ये सब किया धरा मल्लिका की बेटी बिजली का है। इसी ने ही माला चुराकर अपनी माँ पर जादू किया है ताकि ये जंगल की महारानी बन जाए। माँ जी, देखिए ना, आपकी बेटी ने आपकी हालत क्या कर दी है। ये माला लेकर रात को भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे महल से निकाल दे। बिजली बेटी, तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बादल बेटा ठीक कहता है, जा निकल जा यहाँ से। अब मैं तुझे अपने महल में नहीं रहने दूंगी। बिजली का भी रोती हुई वहाँ से नदी के किनारे चली जाती है। चीकू तोता और कोमल चिड़िया बिजली के पास जाते हैं। राजकुमारी बिजली, हौसला मत हारें। मैंने और तोते ने रात अपनी आँखों से देखा है कि बादल कव्वे ने आपकी माँ जी को जहर दिया है, जिससे उनकी याददाश्त चली गई है। चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये जरूर दवा का असर होगा, इसीलिए तो उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? बिजली बहन, बस एक ही उपाय है, अब आप ही वो कर सकती हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे बताओ, मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आपको नीले गार में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। वही चील इस जहर का तोड़ जानती है और तुम्हें वो जादुई आईना देगी जिसमें सच नजर आता है। हाँ राजकुमारी, जब तक आप वापिस नहीं आती, मैं और चिड़िया बादल पर नजर रखेंगे और आपकी माँ की रक्षा भी करेंगे। फिर बिजली कवि वहाँ से उड़ती है और नीले गार में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी चील मिलती है, जिसे बिजली कवि सारी बात बताती है। बेटी, अगर तुम अपनी जिंदगी के 3 कीमती पल कुर्बान करोगी तो ही मैं तुम्हें वो आईना दूंगी। बिजली कवि अपनी माँ को बचाने के लिए अपने खूबसूरत पर कुर्बान कर देती है। फिर चील उसे एक नीला आईना देती है और कहती है, ये आईना जिसके सामने जाएगा उसका असली रूप दिखाएगा। बिजली कवि बहुत खुश होती है और वो आईना लेकर वापस उड़ती है। इधर बिजली कवि के जाते ही बादल कव्वा नीली कवि को महल में ले आता है और वो दोनों मिलकर शाही महल पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि मल्लिका को नौकरानी बना देते हैं। अरे ओ बूढ़ी, जा मेरे लिए बागीचे से ताजे ताजे फल तोड़ कर ला। अब तू इस महल की नौकरानी है और मैं मल्लिका। जा बुढ़िया, अभी तक सुना नहीं, मेरी नीली जी ने तुझसे ताजा ताजा फल मांगे हैं। बेचारी बूढ़ी सावित्री वहाँ से बागीचे की ओर चली जाती है। मल्लिका, आप रुक जाइए, मैं आपको ये मीठे फल तोड़ देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कुछ फल तोड़कर टोकरी में रख देती है। मल्लिका, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या बिजली कवि वो आईना ला पाएगी? हाँ तोते, मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद बिजली कवि वापस लौट आती है। इसके पर झड़ चुके थे, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वो सीधी महल के अंदर जाती है। अरे, ये कहाँ से आ गई? बादल जी, मैंने कहा था सबसे पहले इसे ही ठिकाने लगाओ। ये कांटा हमारे रास्ते में हर समय आ जाता है। तभी बिजली कवि वो आईना सबके सामने रखती है।
जैसे ही मल्लिका आईने में देखती है तो इसे रात का वो मंजर नजर आ जाता है जब बादल इसे जहर दे रहा था और माला चुरा रहा था। तभी मल्लिका की याददाश्त झटके से वापस आ जाती है। बादल, मैंने तुझे अपना बेटा बना कर रखा और तू आस्तीन का सांप निकला। अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू हमेशा याद रखेगा। बादल कौवा और नीली कवि वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया ने पहले ही पक्षियों को बुला रखा था। वो सब मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। बिजली कवि आईने की रोशनी बादल पर डालती है तो जादू से वो एक बिना पंखों का कौवा बन जाता है जो कभी उड़ नहीं सकता था। सावित्री वो जादुई माला बिजली को दे देती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ, माफी तुम नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही इस बादल कव्वे से प्यार करके तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की, फिर भी तुमने हमें महल के अंदर रखा। मैं ही इस कव्वे के प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये नीली के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। कोमल चिड़िया और तोते की जासूसी ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। बादल कौवा अब जमीन पर ही रहता था और नीली कवि इसके साथ जंगल में भीख मांगती। ऊपर वाले, आखिर तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है? बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता। आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा अकेला है, वो मर जाएगा। लेकिन चील कबूतरी पर दया नहीं करती और वो उसे मारकर खा जाती है। कोमल चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर आती है। तभी उसे अपने घर में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया घर के अंदर जाती है। वो देखती है घोंसले में एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है। बबलू बहुत छोटा था, वो अभी बोल नहीं सकता था, वो रो रहा था। चिड़िया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कबूतर की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे थे। ये देखकर चिड़िया हैरान होती है। ए ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। लगता है ये कोई अनाथ और जादुई बच्चा है। ए ऊपर वाले, तूने आज मेरी सुन ली। आज इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया ऊपर वाले का धन्यवाद करती है। अगले दिन कोमल चिड़िया उन सोने के मोती को बेचकर अपने लिए एक नया घर खरीदती है। चिड़िया अब उस बच्चे की वजह से बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन चिंकी तोती चिड़िया के दरवाजे पर आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ तोती बहन, इतनी सुबह सुबह? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, बुलबुल बहुत बीमार है। अगर वैद्य से उसका इलाज ना करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तोती के इतना कहते ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी चिड़िया घर के अंदर जाती है और बबलू को चुप करवाने लगती है। पीछे तोती भी घर के अंदर चली जाती है। तभी वो छोटे कबूतर की आंखों से निकलने वाले सोने के मोती देख लेती है। अरे चिड़िया बहन, इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। क्या ये कोई जादुई बच्चा है? हाँ चिंकी बहन, ये बच्चा जादुई है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये रोने लगता है और इसके गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। तुम ये सोने के मोती अपने पास रखो, अगर तुम्हें और जरूरत पड़ जाए तो आकर ले जाना। फिर तोती वो मोती लेकर चली जाती है।
जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को उस नन्हे कबूतर का पता चल जाता है। बादल जी, अगर उस छोटे कबूतर को हम अपने पास रखें तो वो बच्चा हमें माला माल कर देगा। हाँ बिजली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर वो कभी चिड़िया के घर जाते हैं। देखो चिड़िया बहन, इस छोटे कबूतर के माता पिता मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे ये बच्चा दे दो ताकि मैं इसे इसके माता पिता को दे सकूं। इस बच्चे की माँ मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे अलावा कोई भी इसका नहीं है। बादल जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। बिजली कभी एक लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। देखो कभी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ, ये बच्चा बस मेरा है। चिड़िया को ऐसे रोता देखकर कबूतर का नन्हा बच्चा भी रोने लगता है। तभी उसकी आंख से सोने के मोती गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो कभी चिड़िया को मारना बंद कर देती है और सोने के मोती उठाने लगती है। बिजली, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ सोने के मोती मुझे भी दो। ऐसे वो पति पत्नी मोती इकट्ठे कर रहे होते हैं, तभी मौके का फायदा उठाकर चिड़िया लाठी उठा लेती है। रुको अब तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को लेकर जाने की? ऐसा कहते हुए चिड़िया लाठी से उन कपों को खूब मारती है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है। बबलू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम तक कोई भी दुख नहीं पहुँचने दूंगी। कोमल चिड़िया उस छोटे बच्चे को प्यार कर ही रही होती है, इतने में वहाँ बबली कबूतरी की आत्मा आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे के दर्द को समझा और उसे अपने बेटे की तरह पाला। फिर बबली कबूतरी सारी बात चिड़िया को बताती है। कबूतरी बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ये बच्चा अब केवल आपका नहीं मेरा भी है। आपने इसे जन्म दिया है तो मैंने इसे पाला है, मुझे इसकी शक्तियों से कोई लालच नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चे को एक साधारण बच्चा बना सकती हो? चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी अपने बेटे को एक साधारण बच्चा बना देती है। कोमल चिड़िया अब अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो। आज रात जब चांद बादलों में छुप जाएगा, मैं इसे अंधे कुएं की सैर करवाने लेकर जाऊंगा। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। फिर वो महल भी हमारा है और जादुई खजाना भी। बादल कौवा नीली कवि से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कौवा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कवि सो जाती है तो बादल कौवा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कौवा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। माँ, इस कुएं में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस जरा आगे झुक कर तो देखें। जैसे ही सावित्री आगे झुकती है तो बादल कौवा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल कौवा हंसता हुआ नीली कवि के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कवि घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ हैं? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है।
बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं। मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही। मुझे तो बादल पर शक है। उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था कि सारी जायदाद उसके नाम कर दे। बिजली बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ बंटी भैया, बताइए क्या बात है। मैं जब कल दूसरे जंगल से आ रहा था तो रास्ते में नदी के किनारे बादल कव्वे को नीली कवि के साथ देखा। वो पंखों में पंख डाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय हाय, मुझे तो पहले ही बादल पे शक था कि वो जरूर किसी दूसरी कवि के चक्कर में है। तभी तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बिजली बहन चुप कर जाइए, चलिए माँ जी को ढूंढते हैं। वो ना हो ये उस लालची नीली कवि और बादल की कोई साजिश होगी। फिर बिजली कवि बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरी माँ जी को देखा है कहीं? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ जी को कहीं नहीं देखा। कबूतर भैया, माँ जी रात से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई। कवि बहन शांत हो जाओ। तोता रात को घूम रहा था जंगल में, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। चलो उसी के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो सभी पक्षी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने बिजली की सासू माँ को देखा है कहीं? हाँ हाँ, देखा था रात को मैंने। वो बादल कव्वे के साथ पुराने कुएं की ओर जा रही थी। बादल के साथ? मेरा शक सही निकला। ये सब किया कराया उस बादल का ही है। कैसा बेटा है जो अपनी माँ की जान का दुश्मन है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से पुराने कुएं की ओर जाते हैं। बिजली झांक कर कुएं में देखती है तो सावित्री कुएं में बेहोश थी। चिड़िया बहन, माँ जी अंदर है। फिर सभी पक्षी मिलकर लंबी लंबी बेलों की मदद से सावित्री को बाहर निकालते हैं। सावित्री जिंदा तो थी मगर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपनी सास की ये हालत देखकर बिजली कवि को बादल कव्वे पर बहुत गुस्सा आता है। कोमल बहन, तुम माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले जाओ और उनका ख्याल रखो। हम अभी इस काबिल नहीं है कि बादल और उस नीली कवि का सामना कर सकें। मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ अपनी दादी से जादू सीखने। जब तक मैं वापस न आऊँ तो बादल को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी जिंदा है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि नीले पहाड़ की गार में चली जाती है और बाकी सब पक्षी बूढ़ी माँ जी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। बिजली कवि गार में जाकर अपनी दादी से जादू मंत्र सीखती है। आग के शोले बुलंद हुए और बिजली के परों का रंग काला नहीं बल्कि नीला चमकदार हो गया। कुछ ही दिनों में बिजली कवि अपनी दादी से जादू सीख जाती है। वो वापस आती है और तोते से कहती है, तोते भैया, ये सोने की तरह चमकता हुआ पत्थर जाकर बादल को दे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो पत्थर लेकर बादल कवि के पास जाता है। बादल कव्वा अपने घर में नीली कवि के साथ बैठा हुआ था। ये देखो बादल, गजब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सच बताया था। क्या बताया था मेरी माँ ने तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुएं के पास वाले पेड़ में इनका पुश्तैनिक खजाना छुपा हुआ है। ये देखो, ये मैं सोने का पत्थर वहीं से लाया हूँ। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये देखकर नीली कवि की आंखों में लालच आ जाता है और वो बादल कवि से कहती है, चलो बादल, वो सारा खजाना हमारा है, अभी जाकर ले लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की खोखर में जाते हैं तो अचानक बाहर से खोखर बंद हो जाती है। अरे बादल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सावित्री वहाँ आती है। बादल, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, कुएं में बहुत ठंड है। अपनी माँ को देखकर बादल कव्वा चीखने लगता है। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब इस नीली कवि का किया धरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें मारने से हमें खजाना मिलेगा। तभी बिजली कवि वहाँ आती है। बादल,
तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहते हुए बिजली का पी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नीली का पी को एक चमगादड़ में बदल देती है। नीली, तुम्हारी यही सजा है। अब तुम एक चमगादड़ बनकर ही रहोगी। और बादल का पी को एक ऐसी सजा देती है जो मौत से भी बदतर थी। बादल, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। आज से तुम एक ऐसे काफे हो जो कभी काई काई नहीं कर सकेगा। जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारी चोंच से गधे की आवाज निकलेगी। नहीं बिजली, माफ कर दो मुझे। फिर बिजली का पी अपना जादू का पेपर करती है और अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। तिलकपा अब जंगल के जिस कोने में जाकर भी बैठता, जब भी वो बोलने की कोशिश करता तो गधे की आवाज सुनकर परिंदे इसे पत्थर मारकर भगा देते और नीली कभी अंधेरी गारों में छुपी रहती है। बंटी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से खर्चा चलेगा घर का? अभी तो तुम्हारी 2 बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? कोमल, क्या करूं? बादल सेठ ने काम से निकाल दिया, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन बंटी चीड़े को जंगल पे कहीं भी काम नहीं मिलता। जो जमा पूंजी बंटी चीड़े ने जमा कर रखी थी, उससे अपनी एक बहन की शादी कर देता है। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है, जिससे चिड़िया की चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं। बंटी जी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर हमारी बेटी की जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। कोमल चिड़िया एक और बेटी को जन्म देती है। बंटी की माँ अपने बेटे से कहती है, बंटी बेटा, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन अभी दूसरी बैठी है, उसका क्या होगा? माँ, हम ये घर बेच देंगे, कुछ दिन हम तिनकों के घोंसले में रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, लेकिन जंगल में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। बंटी जी, बहनों के लिए आप ये घर बेच दोगे? हमारी भी 2 बेटियां हैं, फिर हम उनके लिए क्या बेचेंगे? कोमल, जो हमारी बेटियों के भाग्य में होगा वो उन्हें जरूर मिलेगा। देखिए जी, मैं अपनी बेटियों को भूखा नहीं रख सकती, थोड़े से दूध के लिए भी वो तरसती रहती हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल के पक्षियों के घरों में काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं कोमल, हमारे घर की मम्मा पक्षियाँ बाहर काम नहीं करती। ये सुनकर कोमल चिड़िया उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद बंटी चिड़ा घर बेचकर अपनी दूसरी बहन की शादी भी कर देता है। अब तो रोज कोमल चिड़िया और बंटी चिड़े के बीच में लड़ाई रहने लगती है। एक दिन बंटी चिड़ा काम ना होने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और वो नदी में कूदकर अपनी जान ले लेता है। कोमल चिड़िया के सारे सपने टूट जाते हैं, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी कोमल चिड़िया के सर पर थी। कभी कभी जंगल के आसपास के पक्षी उनको गरीब समझकर कुछ भोजन दे जाया करते थे। चिड़िया बहन, ये मीठा अमरूद लाया था मैं चुन्नी और मुन्नी के लिए, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। एक दिन कोमल चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब मुझे ही कुछ करना होगा, जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए, अब मुझे ही काम करना होगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि इसी गरीबी में मेरी बच्चियां भी दिन गुजारें। लेकिन बेटी, तू क्या काम करेगी? अपना काम करने के लिए कुछ पैसे भी चाहिए। कोई बात नहीं माँ, मैं जंगल के पक्षियों के पास जाती हूँ, कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कप्पों के पास जाती है। बिजली बहन, बस थोड़ी सी मदद कर दो, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। देख चिड़िया, तू बहुत गरीब है और हमारे पैसे कभी नहीं लौटाएगी। वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने अपने लिए सोने के झुमके बनवाने हैं। अगर पैसे तुम्हें दे दिए तो मैं अपने सोने के झुमके कैसे बनवाऊंगी? जा जा, अब चली जा। अमीर पक्षी देखे नहीं कि चले आते हैं ये भिखारी मांगने।
कोमल चिड़िया बहुत नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। अब तो चिड़िया की सास की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी और चिड़िया की दोनों बेटियां भूख से रोती रहती थीं। वो अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बेटियों की भूख कैसे सहन कर सकती थी। कोमल चिड़िया नाराज हो जाती है। तभी उसको याद आता है। वो अपने गले से सोने की चैन उतारती है। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था। मैंने सोचा था अपनी बेटियों को दूंगी, लेकिन अब इसका समय आ गया है। इसे ही बेचकर मैं कोई काम शुरू करूंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया उल्लू सुनार की दुकान पर जाकर वो हार बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैं अपने परिवार को ऐसे भूखे नहीं मरने दूंगी। इन पैसों से कोई ना कोई कारोबार जरूर शुरू करूंगी, लेकिन इतने थोड़े पैसों में मैं कौन सा कारोबार शुरू करूं? कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया को उसकी माँ वाले जंगल का एक चिड़ा मिलता है। चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया की शादी से पहले उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उससे कुछ कह नहीं पाया था। कोमल, तुम यहाँ कैसे, और तुमने अपना ये कैसे हाल बना रखा है? चंदू, मैं ठीक हूँ। यहीं पास में तिनकों के घोंसले में रहती हूँ। मगर कोमल, तुम्हारा पति तो बहुत अमीर था, फिर तुम ये तिनकों के घोंसले में कैसे? चंदू, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे हैं हम। कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल यही पैसे हैं। मेरी सास बहुत बीमार रहती है और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं। वक्त ने हमारा साथ छोड़ दिया। मैं सब कैसे कर पाऊंगी? चिंता नहीं करो कोमल, तुम चलो मेरे साथ। फिर चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया को एक बड़ी चूड़ियों की दुकान पर ले जाता है। कोमल, ये मेरी ही दुकान है। तुम्हें फ्री में देकर मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसों में ये टोकरी भरकर चूड़ियां दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ये केवल आधे रेट में दे रहा हूँ। तुम इन चूड़ियों को जंगल में पहले कम दाम पर बेचना, और फिर जैसे ही मुनाफा दिखाई दे तो दाम बढ़ा देना। ये देखकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल जो मिल गया था। वो चूड़ियों की टोकरी उठाए वहाँ से चली जाती है और जंगल में चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, सुहागन वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो। कोमल चिड़िया जंगल के हर कोने में जा जाकर पक्षियों के घरों में चूड़ियाँ बेचती थी और बीच बीच में आकर अपने परिवार को भी देख लेती थी। आसपास के पक्षी उससे चूड़ियाँ खरीदते थे। सभी पक्षियों को चिड़िया की चूड़ियाँ बहुत पसंद आने लगी थीं। अरे वाह वाह चिड़िया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। हाँ हाँ कभी बहन, ये देखो, ये लाल रंग की चूड़ियाँ आपके पंखों में बहुत सुंदर लगेंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब कोमल चिड़िया के भी अच्छे दिन होने लगे। कोमल चिड़िया चंदू चिड़े के पास जाती है। चंदू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही आज मेरा परिवार खुश है। ये तो तुम्हारी मेहनत है कोमल, मैंने कुछ भी नहीं किया। चंदू, मैं सोच रही थी मैं यहाँ से चूड़ियाँ खरीदती हूँ और फिर जंगल के पक्षियों के घरों में जा जाकर बेचती हूँ। इसमें बहुत समय लग जाता है। सोचा है कि क्यों ना मैं चूड़ियाँ बनाना ही सीख लूँ। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है कोमल, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अरे बादल, देखा तुमने वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है, वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखना, वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो, हमारी बहू कितनी अच्छी है।
जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहां आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे, मैंने सुना। आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का बीबी उड़ती हुई वहां आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कपी और बादल कपी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहां से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस घोंसले के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब से तू बाहर डाल पर ही बैठी रहेगी और रात भर पहरा देगी। अगर सोई तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। बूढ़ा चिड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो बीमार था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोमल चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। ठंडी रात में कोमल चिड़िया बाहर डाल पर बैठी रोती रहती है। वहीं दूर बैठे बिजली और बादल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो। मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। रसोई में बैठी चिड़िया भोजन बना रही थी। माँ जी, आ गई आप? ये लीजिए गर्मा गर्म भोजन। मुझे सब पता चल गया है, तू मुझे ये भोजन खिलाकर मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है और अपने घर से निकाल देती है। कोमल चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। वो देखती है कि बादल कौवा और बिजली कभी आपस में बातें कर रहे हैं। चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो, बिजली, देखा मेरा कमाल, उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कौवों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कौवों से दूर रखना होगा। लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है।
तो दूसरी ओर कौवे चिड़िया के घर चले जाते हैं। माँ जी, अब तो बहू गई, ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? ये बूढ़ा जो अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाता। निकल जा यहाँ से, वरना मैं और बादल जी तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बूढ़ी सास को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो रोने लगती है। तभी कोमल चिड़िया बुलबुल, तोते और कबूतर को लेकर वहाँ आ जाती है। तोता कहता है, माँ जी, आपने इन कपों के लिए अपनी बहू को कितना तंग किया। ये कपे तो बहुत बुरे हैं, ये शुरू से ही आपका घर छीनना चाहते थे। माँ जी, मैंने इन कपों की बातें सुन ली थी। ये आपसे झूठ बोलकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। बादल कौवा और बिजली कौवी बहुत गुस्से में थे। वो बूढ़ी सास पर हमला कर देते हैं। तभी कोमल चिड़िया बीच में आती है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर चिड़िया के दोस्त कौवों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर नहीं की और इन काले कपों की काली बातों में आ गई। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए, आप बड़ी हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, बाहर के पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, लेकिन घर तभी बचता है जब घर वाले एक दूसरे पर भरोसा रखें। चिड़िया की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब उनका परिवार फिर से खुशियों भरा हो गया था। बादल और बिजली को अब उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और अपने घर वालों की कदर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? सुबह से मैं प्यासी बैठी हूँ। क्या तेरी माँ ने बड़ों को पानी पूछने का नहीं सिखाया? आ गई माँ जी, मैं तो नदी से ठंडा पानी लेने गई थी। रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। जा, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आता तू इस घोंसले में कदम नहीं रखेगी। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। कोमल एक ऐसी चिड़िया थी जिसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन सावित्री को वो आवाज कांटों की तरह चुभती थी। उसी पेड़ के सामने एक सूखा हुआ पेड़ था जिस पर बादल कौवा अपनी पत्नी बिजली कौवी के साथ रहता था। वो कौवे बहुत शैतान थे। बादल, लोहा गर्म है, बस एक चोट मारने की देर है। अगर हमने इस बुढ़िया को यकीन दिला दिया कि कोमल इसे मारना चाहती है तो वो इसे खुद घर से बाहर निकाल देगी। हाँ बिजली, वो इसे अपने घर से नहीं बल्कि जंगल से ही निकाल देगी। और जब बंटी अकेला रह जाएगा तो इसे डरा धमकाकर इसके घर पर हम कब्जा कर लेंगे। ऐसे बातें कर करके वो काफी हंस रहे थे। फिर बिजली कौवी वहाँ से चिड़िया की सास के पास जाती है और झूठी हमदर्दी दिखाने लगती है। माँ जी, मैंने सुना है कोमल आज जहरीली जड़ी बूटियों वाले खेत की तरफ गई थी। तुम जरा संभल कर रहना, आजकल की बहुएं राज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी बहू मुझे मार डालेगी? हाँ माँ जी, आपको रास्ते से हटाकर वो इस घर पर कब्जा करना चाहती है। बिजली तो बहुत अच्छी है, अब से मैं ध्यान रखूंगी। ऐसे आग लगाकर बिजली कौवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सावित्री की हालत अचानक बिगड़ जाती है। इसके पर गिरने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? माँ जी उठिए। कोमल चिड़िया भागी भागी जाती है और तोते वैद को बुला कर लाती है। शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। माँ जी की हालत बहुत नाजुक है, ऐसे लगता है कि इन्होंने कुछ जहरीले बीज खाए हैं। ये सुनकर बिजली कौवी शोर मचाने लगती है। हाय हाय पक्षियों,
देखा इस चिड़िया को, इसी ने ही कुछ दिया होगा अपनी सास को। हाँ, याद आया, सुबह ये वही बीज छुपा रही थी, मैंने इसे देखा था। देखो कबूतर और बुलबुल बहन, ये मासूम शक्ल वाली चिड़िया कितनी बुरी है। तभी बंटी चिड़ा भी वहाँ आता है और ये सारी बातें सुन लेता है। कोमल, क्या ये सच है? क्या मेरी माँ की हालत तुम्हारी वजह से हुई है? कोमल चिड़िया रोते हुए कहती है, बंटी जी, आप तो जानते हैं ना मुझे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो माँ जी की जिंदगी के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन कोई भी कोमल चिड़िया का भरोसा नहीं करता। और बंटी चिड़ा कोमल चिड़िया से कहता है, कोमल, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहूँगा, इसलिए इस जंगल को छोड़कर ही चली जाओ, यही तुम्हारी सजा है। ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया दंग रह जाती है, लेकिन चिड़िया हिम्मत हारने वाली नहीं थी। वो समझ गई थी कि ये सब कौवों का किया है। वो उस समय चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब रात हो जाती है तो कोमल चिड़िया चुपके से कौवों की खिड़की में जाकर छुप के बैठ जाती है। हो, बिजली, वो जहरीला फल जो हमने चिड़िया की सांस के पानी में मिलाया था, उसने बहुत अच्छा असर किया। अब बस कल का इंतजार है। जैसे ही सावित्री आखिरी सांसें लेगी तो हम बंटी को भी भगा देंगे। हाँ बादल जी, और जो बीज मैंने चिड़िया के घोंसले के नीचे छुपाए थे, वो तो पक्का सबूत बन जाएंगे। ऐसी बातें कर कर के वो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। ये सारी बातें सुनकर कोमल चिड़िया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इन कौवों का कोई सबूत भी नहीं है। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूंगी? जो भी हो, लेकिन मुझे अपनी माँ जी को बचाने के लिए नीली पहाड़ी से वो जड़ी बूटी लानी होगी जो हर जहर का तोड़ है। वो रात तो कोमल चिड़िया एक पेड़ की डाल पर गुजारती है। अगली सुबह होते ही वो नीली पहाड़ी की ओर चली जाती है। नीली पहाड़ी पर चीलों और बाजों का पहरा था। कोमल अकेली थी। रास्ते में चिड़िया को बुलबुल मिलती है। अरे चिड़िया बहन, ये क्या? ये रास्ता तो नीली पहाड़ी को जाता है, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? वहाँ मत जाओ, वो चीलें और बाज तुम्हें मार डालेंगे। बहन, मेरी माँ जी की जिंदगी खतरे में है। अगर मैं वो जड़ी बूटी ना लेकर आई तो मेरी माँ जी को कुछ भी हो सकता है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे हर हाल में जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो एक पहाड़ी के पीछे छुप जाती है। अरे ये क्या? यहाँ तो ढेर सारी चीलें हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये मुझे मारकर खा जाएंगी। कोमल चिड़िया थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर वहाँ से उन चीलों के पास जाती है। अरे अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी चले जाओ। मैंने अभी देखा है एक बहुत बड़ा चीलों का झुंड इसी ओर ही आ रहा है। मैं तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही थी। तुम सबको देखा तो सोचा कि तुम्हारी जान भी बचा लूं। चिड़िया की बात सुनकर वो चीलें भी डर जाती हैं। चलो यहाँ से चलो,